सी सेक्शन करते वक्त हमें सबसे ज़्यादा पेशेंट के ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत भी लापरवाही से पेशेंट की जान जा सकती है। बड़ा सा कट लगाते डॉक्टर उमर ने तेज़ी से अपना काम शुरू किया था। ट्विंस बेबी थे, एक के बाद एक दोनों को बाहर निकालना था। वो अपने काम में इंतहाई माहिर थे। तेज़ी से एक बेबी को बाहर खींचते उन्होंने उसे नर्स की तरफ बढ़ाया था, और इतने में धड़ाम की आवाज़ उनके कानों में आई थी। पलट कर देखा तो एक नई सीखने वाली डॉक्टर ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उमर को शदीद गुस्सा आया, लेकिन वो खामोशी से अपना काम में मसरूफ़ रहे, जबकि साथी डॉक्टर्स उसे बेहोश डॉक्टर को उठाकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले गए थे। 20 मिनट के अंदर अपना काम ख़त्म करने के बाद डॉक्टर उमर अपने ग्लव्स उतारते पिछले दरवाजे से बाहर निकले, जहां वो डॉक्टर बैठी जूस पी रही थी। डॉक्टर उमर को देखते ही वो घबरा कर खड़ी होगी। डॉक्टर उमर ने एक गुस्से भरी नज़र उस पर डाली थी और आगे की जानिब बढ़ने लगे थे। वो बेचारी घबराई हुई उनके पीछे दौड़ी थी। सर, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदगी से डॉक्टर उमर के पीछे चलती चलती उनके कमरे में पहुंच गई थी। डॉक्टर फोजिया, और कितनी बार आपका बेहोश होने का इरादा है, बता सकती हैं? अपने कमरे में पहुंचते ही वो पलट कर उस पर गरजे थे। आई एम रियली सॉरी सर। ब्लड देखते ही बस पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ जाते। आपका ये फोर्थ ईयर चल रहा है ना? और पिछले साल से आप ऑपरेशन थिएटर में विजिट कर रही हैं। एक साल में अब तक आपको ब्लड की आदत नहीं हुई? अपनी कुर्सी पर बैठते वो गहरी निगाहों से डॉक्टर फोजिया का जायजा ले रहे थे। आई एम रियली सॉरी सर। डॉक्टर फोजिया की आंखों में नमी उतरने लगी थी। नाउ गो एंड थिंक अबाउट दिस। अब आप इस प्रोफेशन में रहना भी चाहती हैं या नहीं? क्योंकि अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो उससे ज़्यादा मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। इस तरह पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं। आपको भी मालूम है कि सी सेक्शन में हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, सिर्फ स्पाइनल दिया जाता है। ऐसे में जब एक डॉक्टर बेहोश होकर गिर जाएगा तो इस पेशेंट पर क्या गुजरेगी? सख्ती से कहते डॉक्टर उमर ने उसे आखिरी वार्निंग दी थी, और वो मरे मरे कदमों से उनके कमरे से बाहर निकल आई थी। बाहर उसके इंतज़ार में डॉक्टर समरीन पागलों की तरह टहल रही थी। क्या कहा डॉक्टर उमर ने? वो फौरन उसे देखती उसके करीब आई थी, और डॉक्टर फोजिया फूट फूट कर रो पड़ी थी। अरे बताओ तो सही, क्या कह दिया? तुम भी तो ब्लड देखती नहीं हो कि बेहोश हो जाती हो। चिड़िया जैसा दिल है, और डॉक्टर बनने के लिए आ गई हो। डॉक्टर समरीन का बस न चल रहा था कि उसे किसी तरह समझाए कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती। मैं कौन सा कमबख्त मरीजों के लिए डॉक्टर बनने आई हूँ? अगर तुम्हारे डॉक्टर उमर शर्त न रखते कि उन्हें डॉक्टर से ही शादी करनी है, तो मैं तो कभी एमबीबीएस में एडमिशन का सोचती भी नहीं। मैं तो एक चोंटी का जख्म भी नहीं देख सकती। यहाँ तो लंबे चौड़े इंसानों को काट के डाल देते हैं मेरे आगे। फौजिया बुरी तरह रोए चले जा रही थी। अच्छा ठीक है ना, अब अगर उनकी मोहब्बत में एडमिशन ले लिया है, 3 सेमेस्टर पार कर लिए हैं, तो थोड़ी हिम्मत और कर लो। डॉक्टर समरीन ने उसकी कमर सहलाई थी, जो रो रो कर निडाल हो रही थी। यार, पढ़ाई तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये खून वून मुझसे नहीं देखा जाता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना ऑपरेशन थिएटर में कदम रखे ही मैं सब सीख जाऊँ? फौजिया की बात पर समरीन ने माथा पीटा था। चलो उठो, खाना खाते हैं, लंच ब्रेक हो गया है। वो इसे ज़बरदस्ती कैंटीन की तरफ ले आई थी, लेकिन टेबल पर रखा खाना देखकर उसे खुद ब खुद इस औरत के ऑपरेशन का मंजर याद आया था, और वो उबकाई लेकर खड़ी हो गई थी। मैं नहीं खा सकती। पता नहीं तुम लोग कितने संगदिल हो, इतना कुछ देख कर भी यहाँ आकर इतने मज़े से बैठकर खाना खाते हो। डॉक्टर फौजिया ने मुंह बनाते चारों तरफ जायजा लिया था, जहाँ उस जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो पूरी तरह अपने खाने में मगन थे। एक वही थी जो अब तक इस बात को कबूल नहीं कर सकी थी कि डॉक्टर बनने के लिए उसे ये सब कुछ करना होगा, इतनी हिम्मत रखनी होगी। समरीन ने उसे खाना छोड़ते देखा तो उसे मजीद गुस्सा आ गया। पहले ही फौजिया की वजह से काफ़ी तमाशा हो चुका था। डॉक्टर ओमन जिन नज़रों से उन दोनों को घूरते थे, उसे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता था। मेरी बात सुनो, अपने घर जाओ और अपने दादा जान से कहो कि वो अपने पोतों को समझाएं कि वो बिना तुम्हें डॉक्टर बनाए ही तुमसे शादी कर ले। समरीन की बात पर फौजिया ने मुंह बसोड़ा था। अगर ये इतना आसान होता तो मैं कभी एमबीबीएस में एडमिशन ही नहीं लेती। पता नहीं ये उमर साहब को क्या मसला है, मेरी अच्छी भली मोहब्बत को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया था।
इससे पहले कि वो किसी और डॉक्टर को रुखसत करवा के ले आते, मुझे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग को लात मार कर मेडिकल में आना पड़ गया। हाँ, तो अब आ ही गई हो तो किसी तरह पूरा कर लो ना। फिर भले शादी के बाद तुम फील्ड में मत आना, घर गृहस्थी ही संभाल लेना। लेकिन अभी तो अपना और हमारा तमाशा ना बनाओ। रोज तुम्हारी वजह से ऑपरेशन थिएटर में जलील होना पड़ता है। समरीन ने फिर गुस्से से उसे डांटा, तो वो अपना बैग उठाती कैंटीन से बाहर निकल गई। आज का सारा दिन गुजर चुका था। उसे वापस घर लौटना था। ड्राइवर बाहर उसका मुंतजिर था। गाड़ी में बैठते वो सारा वक्त उमर के बारे में सोचती रही। वह शख्स उसके दिल में बसता था। उसकी धड़कनें बस उसका नाम लेती थी। क्या हो जाता अगर वो बिना किसी शर्त के उसे अपना लेता? लेकिन उमर ने तो उसके आगे आग का दरिया बना दिया था, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन से भी ज्यादा नामुमकिन हो रहा था। घर पहुंचते ही उसकी नज़र गार्डन में बैठे दादा जान पर पड़ी थी, जो माली के साथ न जाने किस पौधे को लेकर बहस में मसरूफ थे। उसे गाड़ी से उतरता देखकर दादा जान मुस्कुराते हुए उसके करीब चले आए। आ गई मेरी पोती। दादा जान ने उसे अपने सीने से लगाया था। वो एकदम ही फूट फूट कर रोने लगी थी। अरे अरे, क्या हो गया है मेरी बेटी को? फौजिया, क्या बात है? दादा जान ने उसे यूं रोता देखा तो परेशान हो गए। अपनी इकलौती पोती में उनकी जान बसती थी। समझाते क्यों नहीं हैं आप उमर को? रोजाना सबके सामने डांटती हैं मुझे। वो फौरन शिकायती अंदाज में बोली थी। अच्छा, ऐसी बात है, आने दो उसे, अभी कान पकड़ता हूँ मैं। दादा जान ने फौरन उसको आंसू पहुंचे थे और फिर उसे लेकर अंदर आ गए थे। फौजिया आ गई है बहू, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाने को कुछ लेकर आओ। रहमान साहब ने अपनी बड़ी बहू को आवाज दी थी, जो उमर की वालिदा थी। मुझे कुछ नहीं खाना दादा जान। आप बस उमर से कहें कि मेरे साथ बदतमीजी ना किया करे। सब डॉक्टर्स को पता है कि मैं उनकी कज़न हूँ। उसके बावजूद वो मुझे इतना बेइज्जत करते हैं। रहमान साहब ने गौर से अपनी पोती को देखा था। आज फिर ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हुई हो क्या? पल भर में ही उन्हें माजरा समझ आ गया था। फौजिया ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थी। क्या करूं दादा जान, बहुत डर लगता है मुझे। उसने फिर दादा जान के सीने से सर टकाया था। क्या कह सकता हूँ मैं बेटी, ना तुमसे छोड़ती हो ना वो जिद छोड़ता है। उसे डॉक्टर से ही शादी करनी है, और तुम्हें उससे? मैंने तो उससे भी बहुत समझाया है और तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये सब कुछ मुश्किल लगता है तो छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश करता हूँ, जो उम्र से ज्यादा अच्छा हो। वो एकदम ही नाराजगी से दादा जान को देखने लगी थी। मैंने अभी हार तो नहीं मानी है दादा जान। देख लो बेटी, ये फोर्थ ईयर है। अगर पास ना हो सकी तो मजबूरन मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दूंगा। रहमान साहब ने पहले ही पोती को अपने फैसले से आगाह किया था। मुझे धमकियां देने की बजाय आप उमर को नहीं समझा सकते कि वो अपनी जिद छोड़ दे? उसे मुझसे शादी करके मेरा शोहर बनना है, मरीज थोड़ी बनना है। क्या कह सकता हूँ बेटे मैं? रहमान साहब ने कंधे उचकाए थे और वो खामोशी से अपना बैग उठाकर अपने कमरे में चली गई थी। सलमा बेगम खाने की ट्रे लिए पहुंची, तब तक वो जा चुकी थी। नहीं खाना फौजिया को खाना, रहमान साहब ने टंटी आ भरकर बहू को मना किया था। फिर मूड खराब है क्या उसका? सलमा साहिबा को फौरन ही समझ आ गई थी। हाँ, उमर ने फिर डांटा है। मोहतरमा फिर ऑपरेशन थिएटर में बेहोश हो गई थी। मरीजों की जगह बेहोश होने का काम हमारी फौजिया ने ही तो पकड़ा हुआ है। रहमान साहब के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। सलमा भी हंस पड़ी थी। समझाती क्यों नहीं हो सलमा उमर को? जरूरी है क्या फौजिया डॉक्टर ही बने? वो बेचारी बच्ची बहुत कोशिश कर चुकी है। अब अगर उससे नहीं हो रहा तो उसे इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत है? रहमान साहब को पोती पर रहम आया था। क्या करूं बाबा जान, मैंने हजार बार समझाकर देख लिया है। ये भी कहा है कि भाई साहब ने मरते हुए फौजिया की जिम्मेदारी हमारे हवाले की थी, और हमने उसी वक्त उन्हें तसल्ली दी थी कि हम सारी ज़िंदगी फौजिया को अपने पास रखेंगे। मेरी तो यही सोच थी कि फौजिया घर की बच्ची है, मैं अपने उम्र से उसकी शादी करूंगी तो दोनों बच्चे हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहेंगे। लेकिन इस उम्र ने तो अजीब ही जिद लगा ली है। सलमा साहिबा खुद भी बेटे की जिद से बहुत परेशान थी कि वो किसी डॉक्टर से ही शादी करना चाहता है। पता नहीं बेटी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। रहमान साहब अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। अब सारा वक्त वो मुंह बनाए कमरे में पड़ी रहेगी, ना खाना खाएगी, ना ही उसे चैन आएगा। सच कहूँ तो बड़ी फिक्र होती है। बिन माँ बाप की बच्ची है, अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
आज मैं हूँ, कल मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर हमारी फौजिया का क्या बनेगा? रहमान साहब को उसकी बेइंतहा फिक्र सताने लगी थी। ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा जान? अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। अभी तो हमें अपने बच्चों की बहुत खुशियाँ देखनी हैं। आप फिक्र ना करें, फौजिया डॉक्टर भी बनेगी और उमर और फौजिया की शादी भी हो जाएगी। सलमा साहिबा ने रहमान साहब को तसल्ली दी थी, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर फिक्रमंद हो रही थी। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ रहे थे, फौजिया के लिए मुश्किलात भी बढ़ती चली जा रही थी। जब तक बात किताबों पर थी, तब तक उसने अपना बेहतरीन दिया था, लेकिन जहाँ से प्रैक्टिकली उसे हर चीज़ समझनी थी, वहाँ से वो पूरी तरह घबरा गई थी। उसने अपने बचपन में अपनी माँ का खून देखा था, इसलिए उसे खून से बहुत डर लगता था। उसकी माँ सीढ़ियों से गिरकर उसके सामने ही दम तोड़ गई थी। उसने फर्श पर बहते खून को देखा था, कई घंटों तक अपनी माँ की बेजान लाश को देखा था। ना घर में कोई था, ना वो किसी को बुलाने के काबिल थी। और फिर जब सब लोग आए, तब तक उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो पल इसकी आंखों में कुछ इस तरह से बसे थे कि वो अब किसी का भी खून नहीं देख सकती थी। लेकिन ये बात ना वो उमर को कह सकती थी, ना समझा सकती थी। अपने कमरे में बंद उसे रात के 11 बज गए थे। वो किताबें खोल कर बैठी थी, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग माजी में ही उलझा हुआ था। अपनी माँ का चेहरा, वो खून आलूद फर्श उसे कभी भूलता ही नहीं था। 11 बजे उमर की गाड़ी के हॉर्न ने उसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा था। कुछ देर बाद ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुलते उमर अंदर दाखिल हुआ था और वह चौंक गई थी। घर आते ही वह सीधा उसके पास आया था, तो यकीनन कोई ख़ास बात थी। जल्दी से किताबें एक तरफ समेट दी। उसने दुपट्टे को अपने शाने पर फैलाया था। उमर बहुत करीब आकर उसके पास बेड पर ही बैठ गया था। डिनर किया तुमने? बहुत नरमी से पूछते हुए वो बगौर उसका जायजा ले रहा था। आंखें सुर्ख सूजी हुई थी, जैसे वो कई घंटों रोती रही हो। बिना कुछ कहे उसने बस गर्दन से नफी की थी। भूख लग रही है मुझे, खाना लेकर मेरे कमरे में ही आ जाओ। वाइट कोट संभालते वो खड़ा हुआ था। मुझे भूख नहीं है, आपका खाना ला देती हूँ। वो भी साथ ही खड़ी हो गई थी। नहीं, अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मेरे लिए भी ना लाओ। वो मना करते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गया था और वो सोच में पड़ गई थी। ऐसा बहुत ही कम होता था जब वो उसके कमरे में आता था या फिर साथ खाने की बात करता था। कुछ सोचते हुए फौजिया ने किचन का रुख किया, तेजी से खाना माइक्रोवेव किया और उमर के कमरे में पहुंच गई। वो चेंज करके बेड पर नीम दराज हो चुका था। फौजिया को देखकर उठ बैठा। फौजिया ने ट्रे बेड पर ही रख दी थी। खाना शुरू करो। उमर ने पहले उसकी प्लेट में खाना डाला था, लेकिन फौजिया ने निवाला नहीं उठाया था। उमर ने खुद निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब किया था। उसका ये रवैया फौजिया को हैरान कर देने के लिए काफी था। हैरत से उसे देखते फौजिया ने निवाला अपने मुंह में ले लिया। फौजिया, डॉक्टर आयशा को जानती हो ना तुम? फौजिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। सीनियर डॉक्टर हैं, काफ़ी सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। मैंने और उन्होंने एक साथ ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और हमने हाउस जॉब भी साथ ही की है, इसलिए काफ़ी अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर उमर बात मुकम्मल करते खामोश हुए थे, लेकिन ये बात अब भी मुकम्मल नहीं थी, इसलिए फौजिया सवालिया नज़रों से उन्हें देख रही थी। लेकिन एक तवील खामोशी आ ठहरी थी। फौजिया समझ नहीं पाई थी कि उस वक्त डॉक्टर आयशा का जिक्र क्यों निकला है। डॉक्टर उमर ने उसे अपनी तरफ देखता पाया तो गहरा सांस भरते हुए लफ्ज़ों को तरतीब देने लगे। डॉक्टर आयशा के घर वाले हमारे घर आना चाहते हैं। वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। डॉक्टर उमर ने अपने जुमलों को मुकम्मल किया था और फौजिया का निवाला हलक में अटका था। बहुत जोर से ठसका लगा था। उमर ने तेजी से उठकर उसकी कमर को सहलाया था, पानी का ग्लास भरकर उसके होंठों से लगाया था। तब कहीं जाकर उसे सांस आई थी, आंखों से आंसू बह निकले थे। ये क्या कह रहे हैं आप उमर? मैंने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी है। इंजीनियरिंग छोड़कर मैंने मेडिकल में एडमिशन लिया क्योंकि आपको डॉक्टर से शादी करनी थी। आपको क्या लगता है मैं एमबीबीएस क्यों कर रही हूँ? वो बेयकीनी से उमर की जानिब देख रही थी, जिसने बड़ी आराम से डॉक्टर आयशा के बारे में उससे बात कर ली थी, बिना ये सोचे कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। देखो फौजिया, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो। मैं और तुम एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम डॉक्टर अपनी खुशी से नहीं, बल्कि अपनी जिद से बन रही हो।
और ऐसी डॉक्टर कभी भी अच्छी डॉक्टर नहीं बन सकती। इस प्रोफेशन को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। इसमें दिल होना बहुत ज़रूरी है, और वो दिल तुम्हारे पास नहीं है। डॉक्टर उमर ने उसे बाजू से पकड़ा था और समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी समझने के काबिल नहीं थी। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई है उमर? मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी डॉक्टर बनूंगी। ऑपरेशन थिएटर में बेहोश भी नहीं होंगी। मैंने 3 साल निकाल दिए हैं, बस 2 साल और दे दीजिए मुझे। मैं बहुत अच्छे तरीके से पास आउट होंगी। वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी, और उमर बस उसे देखता चला गया था कि इतने सालों से वो इस नादान लड़की को एक ही बात समझा रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लेकिन फौजिया को ये बात कभी समझ ही नहीं आई थी। फौजिया, मैं अब सेटल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2 साल नहीं, सिर्फ 1 साल और इंतज़ार करूँगा। अगर ये फोर्थ सेमेस्टर तुम क्लियर ना कर सकी, तो मैं डॉक्टर आयशा से शादी कर लूँगा। सख्त लहजे में कहते वो इससे अपना फैसला सुना गया था, और वो बिना कुछ कहे उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। अपने कमरे में पहुंचने तक उसकी हिचकियां बंद गई थीं। बिस्तर पर औंधा लेटते वो इस कदर रोई थी कि आंसू बहना खत्म हो गए थे। जब घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 2 बज रहे थे। अपने आंसू पहुंचते उसने मुंह हाथ धोया था और फिर किताबें उठाकर बैठ गई थी। ये सेमेस्टर उसे हर हाल में बहुत अच्छे नंबरों से पास करना था। वो खुद को संभाल रही थी कि अब उसे ऑपरेशन थिएटर में बेहोश नहीं होना। साथ ही साथ उसे डॉक्टर आयशा पर भी गुस्सा आ रहा था, जिन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वो हॉस्पिटल क्यों आती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके और उमर के दरमियान आने की कोशिश कर रही थी। उसने रात एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद न की थी, बल्कि सारी रात किताबें खोलकर वो पढ़ाई करती रही थी। सुबह सलमा बेगम उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आई, तो उसे पढ़ता हुआ देखकर हैरान रह गई। तुम सोई नहीं हो क्या? वो परेशानी से पूछती उसके पास आ बैठी थी। उसने इनकार में सर हिलाया था। उसका चेहरा उसके अंदर के तूफान को बयान कर रहा था। मैं बात करती हूँ उमर से, उसका तो दिमाग खराब हो गया है, और साथ तुम भी पागल हो गई हो। बीमार हो जाओगे इस तरह फौजिया। मोहब्बत से फौजिया के गालों पर हाथ फेरते उन्हें उसकी हालत पर रहम आया था। अच्छा है ना, मर जाऊं, कम से कम मेरी रूह को करार तो आएगा। तकलीफ के आलम में वो एक बार फिर रो पड़ी थी। अल्लाह ना करे फौजिया, पागल हो गई हो क्या? सलमा बेगम ने एक माँ की तरह उसे सीने से लगाया था। कहने को वो उनकी देवर और देवरानी की बेटी थी, लेकिन सलमा बेगम ने हमेशा उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। वो सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी माँ सीढ़ियों से गिरकर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। और फिर आज से 7 साल पहले उसके डैड भी इस दुनिया से चले गए थे, और जाते जाते वो उसकी जिम्मेदारी सलमा बेगम और अपने बाबा जान के हवाले कर गए थे। तब से सलमा बेगम ने एक पल के लिए भी उसे पराया ना किया था। अब उसकी ऐसी हालत देखना सलमा बेगम के लिए बहुत मुश्किल था। चलो किताबें समेटो, आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सो जाओ, आराम करो। सलमा बेगम ने जल्दी जल्दी खुद उसकी किताबें समेटी थी। नहीं बड़ी मामा, मुझे जाना है, आज बहुत ज़रूरी क्लास है। वो फौरन तैयार होने के लिए उठ गई थी। सलमा बेगम उसे देखकर रह गई थी। जानती थी कि उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो छुट्टी नहीं करेगी। वो सीधे उमर के पास पहुंची थी, जो हॉस्पिटल जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया था। उमर के हॉस्पिटल के बराबर में ही फौजिया की यूनिवर्सिटी थी, और हर किस्म के प्रैक्टिकल के लिए उन्हें उमर का हॉस्पिटल में ही ले जाया जाता था। क्या चाहते हो आखिर तुम? जान लोगे उस बच्ची की? सलमा बेगम ने गुस्से में उमर को देख रही थी। क्या चाहते हो आखिर? तुम जान लोगे उस बच्ची की? सलमा बेगम गुस्से में उमर को देख रही थी, जो आईने के आगे खड़ा अपने बाल बनाने में मसरूफ था। अपनी माँ की बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए उसने अपना वाइट कोट उठाया था। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे उमर, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्या नहीं किया है उसने तुम्हारे लिए? सलमा बेगम ने बेटे का रास्ता रोका था। मैं नहीं चाहता मामा कि वो कुछ करे मेरे लिए। जिस तरह वो डॉक्टर बन रही है, मरीजों का भला होने की बजाय वो सब मौत के मुंह में चले जाएंगे। उमर गुस्से से बोला था। तो ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना। तुमने ही जिद लगाई है कि तुम्हें एक डॉक्टर से शादी करनी है, ये जानते हुए भी कि वो डॉक्टर नहीं बन सकती थी। आप क्यों हर वक्त उसकी तरफदारी करती हैं? आपने कभी ये नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहता हूँ? अपने लाइफ पार्टनर को लेकर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। मुझे एक सुलझी हुई, समझदार लड़की की ज़रूरत है, जिसका ताल्लुक मेरे ही प्रोफेशन से हो, जो मेरी नौकरी को समझे, मेरे रात पे रात घर से बाहर जाने को, 2-2 दिन तक
घर न आने को समझे। मैं फौजिया से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। वो मेरी टाइप की नहीं है। हर वक्त उछलना कूदना, हंगामा करना। वो ऑपरेशन थिएटर को मछली बाजार समझती है। जरा सा खून देखती है तो फौरन बेहोश हो जाती है। मैं नहीं करना चाहता उससे शादी। मैंने सोचा था कि डॉक्टर की शर्ट रखूंगा तो वो खुद पीछे हट जाएगी, लेकिन उसने तो मेरी जान मजीद मुश्किल में डाल दी है। अब तो आप और दादा जान उसकी ऐसे हिमायत करते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उसका अंदाज़ा भी नहीं है आप लोगों को। और मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लूँ। उसकी शादी आप लोग किसी से भी करवा दें, लेकिन मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं उससे शादी करूँगा। उमर की बात सुनकर सलमा बेगम के कदमों से ज़मीन निकली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो डॉक्टर बन जाएगी, क्या तब भी तुम उससे शादी नहीं करोगे? बेइंतहाई सख्ती से पूछती, फिर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उमर ने गहरा सांस भरा था। सॉरी मॉम, लेकिन मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। पहली बात तो वो कभी इस सेमेस्टर को क्लियर नहीं कर सकती, और अगर ऐसा कर भी ले तब भी मैं उससे शादी नहीं करूँगा। उमर अपनी माँ पर बिजलियां गिराते हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। वो मरे मरे कदमों से डाइनिंग एरिया में आई थी, जहाँ फौजिया उनकी मुंतजिर बैठी थी। सुर्ख सूजी हुई आंखें, रात भर रोने का एहसास उसके चेहरे पर मौजूद था। सलमा बेगम का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया था। अगर उस लड़की को पता चलता कि उसकी 5 साल की मेहनत भी उसे उसकी मोहब्बत ना दिलवा सकेगी, तो उस पर क्या गुजरती। आज ऑफ कर लो फौजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सलमा बेगम ने मोहब्बत से कहते उसके सर पर हाथ फेरा था, लेकिन उसके माथे पर हाथ लगते ही वो चौंक उठी थी। वो शदीद बुखार में तप रही थी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है फौजिया, तुम आज हॉस्पिटल नहीं जा रही हो। अब की बार उन्होंने उसे हुक्म सुनाया था, लेकिन वो ना मानी थी। प्लीज बड़ी मामा, आज फिर ऑपरेशन थिएटर में जाना है, और आज मैं बेहोश नहीं होंगी। कुछ भी हो जाए, मैं बाहर नहीं मानूंगी। वो बस जूस का ग्लास पीती बैग उठाकर खड़ी हो गई थी। सलमा बेगम ने उसे जाते हुए देखा था और कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गई थी। उस घर के दो ही बच्चे थे, दोनों ही जिद के पक्के थे। ना फौजिया पीछे हटने को तैयार थी और ना ही उमर हार मानने को। अब तो फौजिया पहले की तरह शोख व चंचल भी न रही थी। पढ़ाई के दौरान उसे इतना होश ही कहाँ रहता था। उमर की खातिर उसने सब कुछ दांव पर लगाया था उसके साथ, लेकिन उमर फिर भी उसके जज्बात की कदर ना कर सका था। एक पीरियड लेने के बाद प्रोफेसर उन्हें हॉस्पिटल में ले आए थे। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही फौजिया की पहली नज़र डॉक्टर आयशा पर पड़ी थी, और रात वाली हर बात उसके जहन में चली आई थी। बिना कुछ सोचे समझे वो डॉक्टर आयशा के सामने जा खड़ी हुई थी। आपको क्या लगता है कि उमर को मुझसे छीन लेंगी? आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकेंगी। फौजिया की बात सुनकर डॉक्टर आयशा ने हैरत से उसे देखा था और फिर मुस्कुरा उठी थी। छीना उसे जाता है जिसके पास कुछ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उमर को तुमसे छीनने की जरूरत है? ना वो तुम्हारा था, न है और ना होगा। आज ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उमर नहीं, बल्कि मैं होंगी। इसलिए कोशिश करना कि बेहोश ना हो, वरना अगली बार मैं अपनी ओटी में तुम्हारा दाखिला बंद करवा दूंगी। मुस्कुराती हुई डॉक्टर आयशा आगे की तरफ बढ़ गई थी, और फौजिया के तन बदन में आग लग गई थी। किसी भी सूरत उसे खुद को साबित करना था। अगर डॉक्टर फौजिया उसे अपनी ओटी से बाहर करती तो ये सेमेस्टर पास करना उसके लिए वाकई ही नामुमकिन हो जाता। अब तो बात मोहब्बत के साथ साथ अना की भी थी, और वह ये जंग हारना नहीं चाहती थी। ओटी ड्रेस पहने वो अपने कॉलीग्स के साथ ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ रही थी, जब डॉक्टर उमर ने गुजरते हुए एक नज़र उस पर डाली थी, और एक लम्हे के लिए उमर के दिल ने एक धड़कन मिस की थी। उसकी सुर्ख आंखें, सूजा हुआ चेहरा, उसके रात भर रोने की चुगली खा रहे थे। न जाने क्यों उमर का दिल जैसे धड़कना भूला था। क्या वाकई उसकी मोहब्बत में आग का दरिया पार करने वाली थी? डॉक्टर फोजिया, आज तो आपका बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है ना? डॉक्टर आयशा ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले जानबूझकर उसे टिकिस की थी। उसने इनकार में सर हिलाया था। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी लेकर दुआएं पढ़ रही थी। आज उसे बेहोश नहीं होना था, बल्कि सीखना था, समझना था, मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना था। और उसने ये दरिया पार कर ही लिया था। वो सारा टाइम बहुत हिम्मत करके खड़ी रही थी। बचपन के उस ट्रॉमा को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था, जिसमें उसकी माँ गुजर गई थी।
ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर फौजिया पर एक नज़र डालते डॉक्टर आयशा ओटी से बाहर निकल गई थी। समरीन तो खुशी से उसे मुबारकबाद देने लगी थी। वाह यार, आज तो तूने मैदान मार लिया। थोड़ी हिम्मत और कर तो ये सेमेस्टर भी निकल जाएगा। फौजिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब जाकर बता अपने उस खड़ूस उमर को कि आज तू बेहोश नहीं हुई। समरीन ने उससे कांधे पर हाथ मारा था और फौजिया धीमे से मुस्कुरा दी थी। अब तो डिग्री आने तक का इंतजार करूंगी, फौजिया ने आहिस्तगी से जवाब दिया था और डॉक्टर उमर के कमरे की तख्ती को पार करते आगे निकल गई थी। उसने दिल ही दिल में इरादा किया था कि ना वो उमर से बात करेगी और ना मोहब्बत की भीख मांगेगी। वो मोहब्बत को जीतना चाहती थी और उसे अब बहुत मेहनत करनी थी। धीरे धीरे वो मजबूत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आयशा बार बार उमर से शादी की बात कर रही थी। उमर, मेरे घर वाले बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। तुम जानते हो, पिछले कई सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन न जाने तुम क्या चाहते हो। और वो बेवकूफ़ तुम्हारी कज़न, उसे लगता है वो डॉक्टर बनकर तुमसे शादी कर लेगी। तुम एक बार ही उसका हौसला तोड़ क्यों नहीं देते? वो इस काबिल नहीं है कि डॉक्टर बन सके। डॉक्टर आयशा ने गुस्से में उमर के आगे टेबल पर हाथ मारा था। डॉक्टर फौजिया को आज ओटी में सही सलामत खड़ा देखकर उसे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। बहुत समझाने की कोशिश की है मैंने उसे आयशा, लेकिन उसे बात समझ नहीं आती। रही बात शादी की, तो मैं अभी शादी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैंने आज तक कभी तुमसे कोई कमिटमेंट भी नहीं की थी। अगर तुम आगे बढ़ना चाहो तब वो खुशी बढ़ सकती हो। मैं फ़िलहाल कुछ वक़्त लेना चाहता हूँ। अभी मैंने एक डिग्री और लेनी है और उसके लिए मैं यूएस जाना चाहता हूँ। उमर उसे अपने फ्यूचर गोल्स बता रहा था और वो बस गुस्से में सुन रही थी। शादी के बाद भी ले सकते हो डिग्री। अगर किसी और से मोहब्बत नहीं करते तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो उमर। वो गुस्से में कहते उसके करीब हुई थी। उसके चेहरे पर झुकती उसे सांस दिला रही थी कि वो बहुत अरसे से उसकी मुंतजिर खड़ी है। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर फौजिया ने अंदर कदम रखा था। सामने के मंजर ने फौजिया को शॉक कर दिया था। उमर कुर्सी पर बैठा था और उसके बेइंतहा करीब खड़ी डॉक्टर आयशा उस पर झुकी हुई थी। फौजिया को देखते ही उमर एकदम हड़बड़ा गया था। डॉक्टर आयशा, आपको डॉक्टर सलीम बुला रहे हैं, आहिस्तगी से कहते फौजिया वापसी के लिए पलटी थी। लिसन डॉक्टर फौजिया, कम हियर। उमर ने उसे खुद आवाज़ देकर बुलाया था। डॉक्टर आयशा एक गहरी नज़र फौजिया पर डालती कमरे से बाहर निकल गई थी। यस सर। फौजिया सर झुकाए खड़ी हो गई थी। मैंने सुना है आज आप ओटी में बेहोश नहीं हुई। उमर के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसकी मासूम सी कज़न थी, जो उससे उम्र में बहुत छोटी थी, जिससे वो बहुत मोहब्बत भी करता था। लेकिन वो मोहब्बत नहीं, जिस मोहब्बत की तमन्ना फौजिया रखती थी। उमर के लिए फौजिया एक नादान सी बच्ची थी, जिसके लिए उमर को हासिल करना उसकी एक ज़िद थी, और कुछ नहीं। फौजिया ने उमर को कोई जवाब न दिया था और वो अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास चला आया। उसका हाथ पकड़ते उमर ने फौजिया को चेयर पर बिठाया था। कल सारी रात तुम सोई नहीं हो और सुबह से भी ओटी में थी। मेरी मानो तो छुट्टी लेकर घर चली जाओ। वो बहुत फिक्रमंदी से कह रहा था। रात वाला सारा गुस्सा कहीं गायब हो चुका था। नहीं, मैं ठीक हूँ। वाइवा होने वाले हैं, हमें तैयारी करनी है। मैं करवा दूंगा तुम्हारी तैयारी, तुम घर चली जाओ। बल्कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मेरा वर्क भी एंड हो गया है। उमर ने अपना सामान समेटते उसे इशारा किया था। फिर वो इनकार न कर सकी। कुछ ही देर बाद दोनों घर पहुंच गए थे। सलमा बेगम ने दोनों को एक साथ देखा तो हैरान रह गई। दिल ही दिल में उन्होंने खुदा से दुआ मांगी थी कि किसी तरह उनके दोनों बच्चे एक हो जाएं। फौजिया ने पहले से भी ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसे हर सूरत ये इम्तिहान पास करना था। मोहब्बत की भीख नहीं मांगी थी, मोहब्बत का खराज हासिल करना था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। फाइनल एग्जाम्स आए तो जिंदगी ने पलटा खाया और सब कुछ बदल गया। सलमा बेगम की गाड़ी का हादसा हुआ और फौजिया के एग्जाम्स के दौरान ही वो इस दुनिया से चल बसी। फौजिया एक बार फिर उसी सदमे में चली गई जिससे वो कई सालों बाद निकल पाई थी। माँ के बाद उसने ताई जैसी माँ को भी खोया था। उसे अपना होश ही नहीं था। ना उसने किताबों की शक्ल देखी थी, ना पढ़ाई की थी और ना ही वो एग्जाम्स देने के लिए गई थी। उसका सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया था। समरीन ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो कम से कम एग्जाम्स दे, लेकिन उसमें अब हिम्मत ही बाकी नहीं रही थी। वो सारा वक्त कमरे में बैठी आंसू बहाती थी
उसने अपने पिछले 4 सालों की मेहनत अपने हाथों से ज़ाया कर दी थी। वो दादा जान के पैरों के पास बैठकर अपनी बड़ी मामा को याद करती रहती। गम का पहाड़ तो उम्र पर भी टूटा था। बाप के बाद उसकी माँ भी चली गई थी, लेकिन वो मर्द था जिसे अपना गम छुपाना आता था, जिसे हर दर्द को खामोशी से अपने अंदर सहना आता था, और इसीलिए उसकी तकलीफ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन अब दोनों बच्चे ही बिना माँ बाप के रह गए थे, और इसी बात की फिक्र उनके बूढ़े दादा जान रहमान साहब को सताने लगी थी। उमर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते फौजिया से? कम से कम मैं मरने से पहले तुम दोनों की शादी तो देख लो। अब तो उसने एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं, इसीलिए उसके डॉक्टर बनने की बात तो छोड़ दो। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर उससे शादी कर लो। दादा जान ने उमर के आगे हाथ जोड़ दिए थे। ठीक है दादा जान। वो खामोशी से रजामंद हो गया था। माँ की मौत ने उसे इस कदर तोड़ा था कि वो सब कुछ भूल कर बस हाँ कह बैठा था। मोहब्बत उससे ना आयशा से थी, ना फौजिया से। अगर मोहब्बत थी तो बस उसे अपने प्रोफेशन से, उसे बस अपने मरीजों से इश्क था। वह अस्पताल के कमरे में खुद को सबसे ज़्यादा खुश महसूस करता था, इसलिए शायद शादी जैसे रिश्ते से भी बचना चाहता था। मगर दादा जान की हालत देखते हुए उसने शादी के लिए हामी भर ली थी, लेकिन फौजिया ने यह सुनते ही इनकार कर दिया था। नहीं दादा जान, मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। आप जानते हैं उमर की ख्वाहिश क्या है? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो शादी कर भी लें तो शायद सारी ज़िंदगी मुझे कबूल नहीं कर सकेंगे। फौजिया ने साफ इनकार किया था, और उसका इनकार सुनकर दादा जान रोने लगे थे। तुम दोनों बच्चों ने अपनी जिद में सलमा को भी ऐसे ही इस दुनिया से भेज दिया, और वो भी अपनी ख्वाहिश को पूरा ना कर सकी। अब कम से कम मेरे अरमान ही पूरे कर दो। वो इस तरह रोए थे कि फौजिया की ना को हाँ में बदल कर ही माने थे, और फिर बिल्कुल सादगी से उन दोनों का निकाह हो गया था, जिसके लिए वो दोनों ही कब से अपनी अपनी जिदों पर कायम थे। फौजिया बगैर दुल्हन बने ही दुल्हन बन गई थी। जिंदगी में गम ही गम था, रंगों की कोई जगह नहीं थी। वो उमर के कमरे में खामोशी से बैठी थी। जब वो बिना चाप किए कमरे में दाखिल हुआ था, उसे अपने बेड पर बैठा देखकर उमर ने एक गहरी सांस ली थी, और फिर खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया था। आई एम सॉरी उमर, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मेरे लिए खून देखना बहुत मुश्किल है, और अब तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जिस तरह मैंने बड़ी मामा को खून में लथपथ देखा है, उसके बाद मैं शायद अब कभी किसी ओटी में कदम न रख पाऊंगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रही थी। उमर ने आहिस्ते से उसका हाथ पकड़ लिया था। जो क़यामत तुम पर गुज़री है, वो मुझ पर भी गुज़री है फ़ौज़िया। सँभालो खुद को, दादा जान के लिए। बस इतना कहते उसके पास से उठकर गया था। ना कोई मोहब्बत भरे जुमले थे, ना मिलन की कोई खुशी। एक वीरानी, एक सन्नाटा-सा उन दोनों के दरमियान था। ना उमर ने उसका हक दिया था, और ना ही उसने उमर से कुछ तलब किया था। उसने खुद ही ये सोच लिया था कि उमर कभी उसे अपनी बीवी के तौर पर तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि वो अब एक डॉक्टर नहीं थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। वो सलमा बेगम की जगह पूरा घर संभाल चुकी थी। उमर अपने हॉस्पिटल में मसरूफ़ था। वह जब भी हॉस्पिटल जाता तो फौजिया को ऐसा लगता जैसे वो इसका दिल अपने साथ ले गया। उसे रह रहकर डॉक्टर आयशा का ख्याल आता, लेकिन उसने कभी उमर से डॉक्टर आयशा के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। समरीन ही रोज़ाना उसे फ़ोन करके हॉस्पिटल के सारे हालात से बाखबर करती, और अगर कभी उसके कानों में ये बात पड़ती कि डॉक्टर आयशा और उमर एक साथ थे, तो उसका दिल जैसे बैठ सा जाता। मोहब्बत कहाँ मरती है, बस दिल के किसी गोशे में खामोशी से छुप कर बैठ जाती है। फौजिया की मोहब्बत भी उसके दिल के किसी कोने में छुप कर बैठी थी, जिसे वो ना बयान कर सकती थी, ना इजहार कर सकती थी। उसे लगता था कि उसने सब कुछ हार दिया है। अगर डॉक्टर बन जाती तो शायद उमर की आगे सुर्खरू हो जाती। उमर ने भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया था, और इस बात की कसक फौजिया को दिन रात होती थी। उमर को लगता था कि अगर वो रिश्तों की जंजीर में जकड़ जाएगा तो अपने पेशे के साथ मुखलिस नहीं रह सकेगा। वो हमेशा से ही यही सोच रखता था, इसीलिए दूरियां बढ़ती ही चली गई थी, और 6 महीने गुजर गए थे। उमर स्पेशलाइजेशन के लिए यूके चला गया था। कभी कभी वो फ़ोन करता तो फौजिया की खैरियत पूछ लेता। उससे ज़्यादा बातचीत अब तक उन दोनों के दरमियान ना हुई थी। और फिर ज़िंदगी ने पलटा खाया था। वो दादा जान के साथ बैठी लंच कर रही थी कि जब ही दादा जान ने अपना बाजू पकड़ा था। उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही लम्हों में फौजिया को समझ आ गया था कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन ना ही ड्राइवर था और ना ही उमर का फ़ोन लग रहा था।
उसने जैसे तैसे दादा जान को गाड़ी में डाला था और ड्राइव शुरू की थी। बहुत मुश्किल से वो अस्पताल पहुंची थी। उस हॉस्पिटल में उसे सभी जानते थे और उमर के दादा जान को भी। इसीलिए हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलीम फौरन ही चले आए थे। वह रहमान साहब को ट्रीट कर रहे थे और वो बाहर बैठी हाथ उठाए बस अपने दादा जान की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रही थी। ये वो एक आखिरी सहारा थे जो फौजिया की जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। उसने ना ही उमर से कोई तवक्कुआत रखी थी और ना ही उसे उम्मीद थी कि वो इसे कभी अपना सकेगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उमर का फ़ोन आ गया था। क्या हुआ है फौजिया? सब खैरियत है? वो परेशानी से पूछ रहा था क्योंकि फौजिया इस वक्त उसे कॉल नहीं करती थी। उमर, दादा जान, बस इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी थी। इतने में ही एक कमरे से डॉक्टर निकले थे और उन्होंने वो खबर सुनाई थी जो इन दोनों पर बिजली गिरा देने के लिए काफ़ी थी। रहमान साहब ने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। फौजिया बिल्कुल अकेली बैठी थी। दूसरी तरफ फ़ोन पर भी सन्नाटा तारी हो चुका था। डॉक्टर आयशा ने आकर उसे संभाला था और उमर से बात की थी। फिर जो कुछ भी हुआ था वो आगे डॉक्टर आयशा ने ही देखा था। उमर ने कह दिया था कि वो पहली फ्लाइट लेकर वापस आ रहा है। डॉक्टर आयशा ने उसे संभालते हुए घर ले आई थी। माजी की सारी नफरत एक तरफ रखते हुए उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी थी। भले ही उन्हें फौजिया पसंद नहीं थी, लेकिन उस मौका पर फौजिया को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत थी। डॉक्टर आयशा ने उसे पूरी तरह संभाला था और फिर 2 दिन के बाद उमर वापस लौट आया था। ये 2 दिन फौजिया पर क्यामत की तरह गुजरे थे। उमर को देखते ही वो दौड़ कर उसके गले लगी थी और इस तरह रोई थी कि दोनों दीवार कांप उठे थे। उमर ने जैसे तैसे अपने दादा जान की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी थी। उस बड़े से घर में सिर्फ वो और फौजिया बाकी रह गए थे और उन दोनों के दरमियान का खामोश रिश्ता। 3 दिन पूरे हुए तो लोगों का आना जाना भी खत्म हो गया। वैसे भी रिश्तेदार नहीं थे, पास पड़ोस वाले और जानने वाले ताज़ियत कर चुके थे। फौजिया खामोशी से बिस्तर पर टेक लगाए कमरे में बैठी थी जब उमर थका हारा सा कमरे में दाखिल हुआ। उमर की आहट पर फौजिया ने आंखें खोली थी। आपकी वापसी कब है उमर? वो दरमियान से अपनी स्पेशलाइजेशन छोड़ कर आया था तो यकीनन उसे वापस लौटना था। उमर उसे देखते हुए खामोशी से उसके करीब बैठ गया। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता मैं। अपनी उंगलियां उसने फौजिया की उंगलियों में फंसाई थी। एक अजीब एहसास फौजिया के वजूद में सरायत कर गया था। उमर का लम्स पहली बार उसने महसूस किया था। मैंने तो अधूरी पढ़ाई छोड़ दी है उमर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने ख्वाब पूरे करें। मैं जानती हूँ आपके लिए आपका प्रोफेशन, आपके ख्वाब कितने बड़े हैं। इसीलिए शादी नहीं करना चाहते थे ना आप? वो आहिस्तगी से कहती चली जा रही थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों से बहते हुए गर्दन पर जज्ब होने लगे थे। हाँ, मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब शादी हो चुकी है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। दादा जान होते तो मुझे तुम्हारी फिक्र ना होती, लेकिन अब तुम्हें अकेले छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं बस जिम्मेदारी हूँ आपके लिए। फौजिया ने सर उठाकर शिकवा गुनाह लहजे में पूछा था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस नज़र झुकाए फौजिया के पैरों को देख रहा था जिसने अपनी उंगलियों को पूरी तरह समेट रखा था। वो इसके दिल की कैफियत जानने की कोशिश कर रहा था। बेहतर होगा उमर कि अब आप उस जिम्मेदारी के बोझ से आज़ाद हो जाएं। यू रियली डिजर्व बेटर देन मी। डॉक्टर आयशा आज भी आपके मुंतजिर हैं। दिल पर पत्थर रखकर फौजिया ने उससे रिश्ते की आज़ादी मांगी थी। वो इसे इस बोझ से आज़ाद करना चाहती थी। उमर ने एक लम्हे में सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में मौजूद अज़ियत उमर को वाज़िया दिखाई दे रही थी। बिना कोई जवाब दिए उसने धीरे से फौजिया के बालों को कानों के पीछे किया था। आंखों से बहते आंसुओं को उंगलियों के पोरों से साफ किया था। बस यही चाहती हो तुम कि आज़ाद कर दूं मैं तुम्हें? उसने आहिस्तगी से पूछा था। फौजिया नजरें चुरा गई थी। दिल दगाबाजी करने पर आमादा था। जी चाहता था कि हाथ बढ़ाकर उसे हासिल कर ले। वो जो उसकी दस्तरस में था, वो जो उसका महरम था। रह लोगी मेरे बिना? उमर ने फिर सवाल किया था। फौजिया ने बस गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया था। लफ्ज़ों में इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि अदा हो पाते। ठीक है, पैक कर दो मेरा सामान, टिकट करवा लूँगा मैं। वो गौर से उसे देखते हुए उठ खड़ा हुआ था और फौजिया अंदर तक हिल गई थी। कितनी आसानी से उसने फैसला कर लिया था। उमर चेंजिंग रूम में चला गया था और फौजिया के आंसू बहने लगे थे। बहुत मुश्किल से खुद को संभालते उसने उमर का सूटकेस निकाला था। ज़रूरी सामान वो सूटकेस में डालने लगी थी जब भी वो चेंज करके बाहर निकला था। बहुत जल्दी है मुझे भेजने की?
वो गौर से उसे देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा था। जाना चाहते हैं आप तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। फौजिया के जवाब पर वो चौंका था। जाने की बात मैंने तो नहीं की थी। तुमने कहा था चले जाओ। आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं ना। ना मैं डॉक्टर हूँ और ना आपके काबिल। फिर आपकी डिग्री भी तो अधूरी है। आपका जाना जरूरी है इसलिए। अपनी बात कहते फौजिया ने अपने लब कुचले थे। तुम चाहो तो साथ चल सकती हो मेरे। बीवी हो मेरी। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हें भी अपने साथ रख लूंगा। वह कदम बढ़ाते उसके और नजदीक आया था। बाजुओं से पकड़ते उसने अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊंचा किया था। फौजिया की आंखों से आंसू की रवानी अब भी जारी थी। क्या फायदा होगा एक साथ रहने का। हम अब भी अनजान हैं और तब भी अनजान ही रहेंगे। फौजिया ने सूटकेस बंद करते हुए जिप लगाई थी। उमर के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। वो जब पलटकर कमरे से बाहर निकलने लगी थी, उमर ने उसे कमर से पकड़ा था। उसके बालों को धीरे से गर्दन से हटाते आगे कांधे पर धकेला था और उसकी गंदमी गर्दन पर अपने लब रखे थे। फौजिया एक लम्हे में ही दहक उठी थी। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। बिना कुछ कहे उमर ने उसे बेड पर बिठाया था। उसके कदमों में बैठते उमर ने उसके हाथों की पुश्त को चूमा था। फौजिया के लिए ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा था। उमर ने आहिस्तगी से उसे तकिए पर लिटाया था। उसके बालों को तकियों के पीछे छोड़ते वो उसके लबों पर अपनी उंगलियां फेर रहा था। आज़ादी चाहती हूँ मुझसे। आहिस्तगी से उमर ने उसके कानों में सरगोशी की थी। फौजिया की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। मानता हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, मगर अब हो गई है और मैंने उस रिश्ते को कबूल भी कर लिया है। उमर ने आहिस्तगी से उसके कान की लू को अपने लबों से चूमा था। क्या निकाह जैसे मजबूत रिश्ते को ख़त्म कर देना इतना आसान है फौजिया। धीमे से झुकते हुए उसके चेहरे को बिल्कुल करीब आया था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। फौजिया बस उसकी आंखों में देखती चली गई। मरीजों को ना सही, मुझे संभाल लो। मैं भी टूट कर बिखरा हुआ हूँ। उमर ने अपनी उंगलियों को फौजिया की उंगलियों में फंसाया था। फौजिया की गर्दन में गिल्टी सी उभरी थी। उमर। वो बस इतना ही कह पाई थी और उमर ने उसके लबों को बेबस कर दिया था। कितने ही लम्हे गुजर गए थे और वो आंखें बंद किए उमर की खुशबू को महसूस कर रही थी। कुछ लम्हों बाद उसके लबों को आज़ाद करते वो आहिस्तगी से पूछने लगा था, लाइट बंद कर दूं? फौजिया ने मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। उमर ने हाथ आगे बढ़ाकर लाइट बंद कर दी थी। अंधेरे में दो जिस्म एक जान हुए थे। जिद और अना के खौल से निकलकर ख्वाहिशों की सरहदों को पार करते हुए उमर ने अपने रिश्ते को मुकम्मल कर लिया था। वो डॉक्टर नहीं बन सकी थी, लेकिन उमर की खातिर उसने कोशिश पूरी की थी। उसकी मोहब्बत में खलूस था और वही खलूस उमर के दिल में घर कर गया था। सुबह का सूरज एक नई रोशनी लेकर तलू हुआ। उमर उठे ना, देर हो रही है। फौजिया ने मोहब्बत से उसे जगाया था। टिकट करवाएं और आप वापस जाएं। उसके चेहरे पर चुभते फौजिया ने उसे झंझोड़ा था। वो हैरत से फौजिया की जानिब देखने लगा था। आप अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करके आएंगे, तब तक मैं अपना एमबीबीएस पूरा कर लूंगी। मेरा एडमिशन अभी कैंसिल नहीं हुआ है। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी और उमर ने नफ़ी में सर हिलाया था। मैं जानता हूँ तुम्हें शौक नहीं, इसलिए ना करो। मरीजों की जान से खेलने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी जान से खेलो। उसने एकदम ही फौजिया को खींचकर अपने सीने पर गिराया था। मैं इस बार किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी खुशी से कह रही हूँ। मैं भी आपकी तरह दूसरों के काम आना चाहती हूँ। जबरदस्ती खुद को उससे छुड़वाते फौजिया उठ खड़ी हुई थी। अब मेरे साथ चलें। मेरी सारी फीसेस आपको ही पे करनी है और फिर मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दूंगी। फौजिया मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई थी और उमर उठकर बैठ गया था। कुछ ही देर बाद वो आईने के सामने खड़ा गुनगुना रहा था। फौजिया के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार। उसे अपने ख्वाब पूरे करने थे और फौजिया को अपनी अधूरी डिग्री मुकम्मल करनी थी। डॉक्टर आयशा आज भी उमर की दोस्त थी। बुरा वक्त आने पर डॉक्टर आयशा ने पूरी तरह उमर का साथ दिया था। जल्द ही उनकी शादी डॉक्टर सलीम से होने वाली थी। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, ज़मीनों पर निभाए जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्तों को मुकम्मल होने में वक्त लगता है। कभी कभी इंसानों को अपने रिश्तों को वक्त देना चाहिए।